प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं उसके सुदृढ़ीकरण की। अपने पिछले व्याख्यानों में मैंने बताया था कि किस प्रकार मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और उसने किस प्रकार अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारियों के रूप में उसके विभिन्न सेना नायकों ने विभिन्न अलग अलग राज्यों पर अधिकार कर लिया और भारत में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का कार्यभार संभाला। भारत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। 1206 से लेकर 1526 का जो काल है उसे सल्तनत काल के नाम से पुकारा जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली ये शासक सुल्तान कहलाते हैं। और ये जो सल्तनत काल है उसको भी पुनः 5 वंशों के शासनकाल के रूप में विभाजित किया जाता है और उसमें पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था और इसी के साथ सल्तनत काल खत्म हुआ और मुगल काल की शुरुआत हुई। आज हम बात करेंगे गुलाम या मामलुक वंश की, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक कायम रहा। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्की शासकों को गुलाम वंश, तुर्क मामलुक, प्रारंभिक तुर्क या इल्बारी वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। वास्तव में इस काल में शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक, इल्तुतमिश के वंश ने 1210 से 1266 ईस्वी तक और बलबन के वंश ने 1266 से 1290 ईस्वी तक राज्य किया। इन्हें गुलाम कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम तो थे, मगर ऐबक और इल्तुतमिश गुलामी से मुक्त कर दिए गए थे। वहीं इसमें से सिर्फ इल्तुतमिश ही इल्बारी वंश का था, इसलिए इसे इल्बारी वंश भी नहीं कहा जा सकता। सामान्यतः इन्हें हम तुर्क मामलुक या प्रारंभिक सुल्तान कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। वैसे तो कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कुतुबुद्दीन ऐबक को अब शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी तुर्की साम्राज्य की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोहम्मद गोरी ने भारत में जितने भी विजय अभियान किए उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए संक्षेप में हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से शुरू होता है और वे सिर्फ 4 वर्ष ही राज्य कर पाया। 1210 ईस्वी में चोगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और उसका अल्पकालीन शासन भी समाप्त हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान के एक उच्च कुल में पैदा हुआ था। वह कुशाग्र बुद्धि का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मोहम्मद गोरी ने ही उसे ऐबक यानी चंद्रमुखी की उपाधि प्रदान की थी। ऐबक ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के समय किया। अनेक युद्धों का संचालन ऐबक ने ही किया। अतः तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त कर दिया। समकालीन इतिहासकार फखरे मुद्दबीर के अनुसार जब मोहम्मद गोरी 1205-6 ईस्वी में खोखरों को हराकर गजनी लौट रहा था, तो उसने औपचारिक रूप से ऐबक को अपने भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि यानी वायसराय नियुक्त किया। उसे मलिक का पद भी दिया गया था और उसे वली अहद या उत्तराधिकारी घोषित भी किया गया। यहीं से भारत में उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। भारत में ऐबक के जीवन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में, वह उत्तर भारत के कुछ भागों का शासक था। दूसरा चरण 1206 से 1208 ईस्वी तक, वह गोरी का भारतीय सल्तनत का मलिक या सिपह सालार था। और तीसरा अंतिम चरण 1208 से 1210 ईस्वी तक, वह एक स्वतंत्र भारतीय राज्य का औपचारिक अधिकार प्राप्त शासक बना। जहाँ तक उसके इन विभिन्न शासनकाल के विभिन्न चरणों की बात है, तो उसका पहला काल सैनिक गतिविधियों से पूर्ण था, वहीं दूसरा काल राजनीतिक कार्यों में व्यतीत हुआ और तीसरा और अंतिम काल दिल्ली सल्तनत का मानचित्र निर्मित करने में बीता। कुतुबुद्दीन का राजत्व राजनीतिक विचारों पर आधारित था। विजय और युद्ध उसको प्रेरणा देने वाले राजनीतिक तत्व थे। जनता को शांति और समृद्धि देना उसने अपना कर्तव्य समझा था।
डॉक्टर हबीबुल्ला ये कहते हैं कि उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि पाई जाती थी। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा गया है। इतिहासकार मिन्हाज ने उसे दूसरा हातिम ताई कहा है। लैनपुल लिखता है कि ऐबक ने प्रमुख सफलता सूबेदार के रूप में प्राप्त की थी, यानी जब वह मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। यद्यपि ऐबक के सामने अनेक समस्याएं थीं जब वह गद्दी पर बैठा, किंतु उसने धैर्य, वीरता, साहस और दूरदर्शिता के साथ उनका सामना किया। सुल्तान बनने के बाद ऐबक का सारा समय अपने विरोधियों के साथ संघर्ष करने और विद्रोहों का दमन करने तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने में बीता। सुल्तान की हैसियत से कुतुबुद्दीन ने अपने 4 वर्ष के शासनकाल में कोई नई विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि उसे विद्रोहों से मुक्ति नहीं मिल पाई और शांति से राजधानी में न बैठ पाने के कारण वह सल्तनत के राजस्व, प्रशासन, न्याय, सैन्य संगठन, प्रशासन आदि महत्वपूर्ण विभागों में कोई सुधार नहीं ला पाया। फिर भी उसने विद्रोहों व चोर डाकुओं का दमन कर देश में शांति की स्थापना की। ऐबक को वास्तविक अर्थ में हम भारत में इस्लाम साम्राज्य का संस्थापक कह सकते हैं। 1205 ईस्वी में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ही उसके भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। किंतु ऐबक ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के बल पर न केवल भारतीय राज्य को मध्य एशिया की राजनीति में उलझने से बचाए रखा, बल्कि एक स्वतंत्र भारतीय राज्य की स्थापना और संगठन भी किया। प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार शासक के रूप में उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर भारत के इस्लामी साम्राज्य को गजनी के प्रभुत्व से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। जिस प्रकार बाबर का महत्व भारतीय इतिहास में मुगल राजवंश की स्थापना के लिए है, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन का स्थान भी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करने में है। अब हम बात करते हैं उसके चरित्र और उसके जीवन मूल्यांकन के बारे में। तो हम देखते हैं कि उसने जो शासन किया वह योग्यता से किया और साथ ही न्याय निष्पक्षता से किया। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। न्यायप्रियता और सुरक्षा की भावना उसके राज्य की विशेषताएं थीं। वह उच्च कोटि का सेना नायक था और उसमें सैन्य संचालन की अभूतपूर्व योग्यता थी। प्रोफेसर हबीब और निज़ामी ने लिखा है कि मुइज़ुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी योजना करता था और निर्देशन करता था और ऐबक उसकी योजनाओं को क्रियान्वित यानी लागू करता था। ऐसे समय में जबकि मध्य एशिया के अभियान बार बार मुइज़ुद्दीन के कार्यों में बाधा सिद्ध कर रहे थे या बाधक सिद्ध हो रहे थे, ऐबक ही था जिसने भारतवर्ष में अपने स्वामी की प्रसारवादी नीति चलाई थी। इस प्रकार वह अपनी सैनिक प्रतिभा के कारण ही दिल्ली का सुल्तान बना था और गुलाम जैसे निम्न स्थिति से ऊपर उठकर इतना ऊंचा पद यानी सुल्तान के पद तक पहुंच पाया। अपनी निर्भीकता और सैन्य पराक्रम के कारण ही वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। उसकी सैनिक योग्यता के विषय में डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने बताया है कि उसमें उच्च कोटि का साहस और निर्भीकता थी और वह उन योग्य एवं प्रतिभाशाली गुलामों में से था जिनके कारण मोहम्मद गौरी को भारत में इतनी सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना में ऐबक का महत्वपूर्ण योगदान था और उसने उन योजनाओं को लागू किया जो मोहम्मद गौरी ने बनाई थी। और साथ ही हम ये भी समझ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक न केवल एक अच्छा सेनानायक और प्रशासक था, इसके साथ साथ कला और साहित्य में भी उसकी अभिरुचि थी। भारत में कुतुब मीनार जो कि अभी भी मौजूद है अपनी वैभव के साथ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और ये अलग बात है कि उसकी असामयिक मृत्यु की वजह से कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया गया उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा। और साथ ही अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी उसी के द्वारा किया गया। और साथ ही उसके दरबार में अनेक साहित्यकार जैसे फ़ख्र मुदब्बिर आदि रहते थे, यानी उसने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल अल्पकालीन रहा, लेकिन फिर भी चूँकि वह पहले से मोहम्मद गौरी के साथ रह रहा था
तो मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य के निर्माण में और उसकी रक्षा में उसने उल्लेखनीय योगदान दिया और इसीलिए वह प्रारंभिक सुल्तानों की श्रेणी में आता है। मैं आशा करती हूँ कि आप विद्यार्थियों को ये विषय आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आपके कोई भी सुझाव हो तो आमंत्रित हैं। धन्यवाद।